कोई पुकारता मुझे, कैसी ये आवाज़ है। क्यों पुकारता मुझे, कैसा शोर आज है। क्यों पुकारती धरा, क्यों पुकारता गगन। क्यों पुकारते हैं वृक्ष, क्यों पुकारता चमन। क्यों पुकारते हैं विहग, क्यों निहारते हैं दरख्त। क्या धरा मलिन हुई, या गगन धधक उठा। क्यों वृक्ष से बह उठी अश्रुओं की धार है। वाह। क्यों धारदार अस्त्र से कुठार पर घात है। कोई पुकारता मुझे, कैसी ये आवाज है। ये चमन में कैसा शोर है। क्या मृतक कोई वहां खड़ा। संवेदना क्यों मर रही, क्यों एक जगह ठहर गई। हर आंख आज नम है क्यों, हर गली गली गलन है क्यों। हर हाथ में कटार क्यों, खून की फुहार क्यों। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं कवि, कहानीकार, व्यंगकार और लघु कथाकार कुसुम पालीवाल जी। कुसुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बातचीत के मंच पर। मैं आपके बारे में थोड़ा बहुत जो मेरे पास जानकारी हो मैं आपको बता दे रहा हूँ अपने दोस्तों को जी। कुसुम जी का जो है वो आगरा में जन्म हुआ है और इन्होंने शिक्षा भी आगरा कॉलेज आगरा से ही किया है और शिक्षा इन्होंने एमए हिंदी साहित्य से किया है। इनकी 3 काव्य संग्रह इनके आ चुके हैं। पहला जो है अस्तित्व, दूसरा है अंतस्य और तीसरा कुछ कहना है जी। इनका एक कहानी संग्रह आ चुका है, कुछ अनकहा सा, और ये पत्र पत्रिकाओं में निरंतर लिख रही हैं लेख, कहानी, कविता, व्यंग। जैसा कि मैंने बताया कि कविताएं लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं, लघु कथा, व्यंग और संस्मरण भी लिखती हैं। अभी इन पर इस पे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। इसके अलावा इनको शौक है पेंटिंग करने का, गाने सुनने का और गाने लिखने का, और गानों की धुन भी बना लेती हैं, उनको लय देती हैं। और 1993 में इन्होंने एक कविता इनके मुंह से अचानक ही निकल पड़ी और उन्होंने उसे नोट कर लिया अपनी डायरी में। और 1993 के बाद से दूसरी कविता 2001 में इनके मन से निकली, और जब वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्विन टावर पर अटैक हुआ था तब निकला, और उसको भी इन्होंने डायरी में नोट कर लिया। तभी से ये लगातार जो है वो लिख रही है। और समझ लीजिए कि 1993 से लेकर के और अब तक इनके अब 2 कविताएं तो इनके अचानक निकली, लेकिन उसके बाद से इन्होंने लिखना शुरू किया और इनके 3 संग्रह आ चुके हैं। कुसुम जी, मैं आपसे थोड़ा सा बातचीत करना चाहता हूं कि जैसे हिंदी साहित्य से आपने एमए किया, तो ये जो लिखने का शौक जो आपको, मतलब एक तो जैसे आपने बताया अनायास ही कविता आपके मन से निकल पड़ी, तो ये बताइए कि ये लिखने का मतलब जो मन में आपके भाव आया कि मुझे लिखना चाहिए, तो ये कैसे आ गया? हाँ, नहीं, कब से, मतलब कब से आपने सोचा कि मुझे लिखना चाहिए और मेरे अंदर ऐसा कुछ है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ और जितने भी जो दर्शक वगैरह श्रोता आ गए हैं मैं उनका भी अभिवादन करती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं शुरू से, मतलब निकली तो मेरे जो मुख से कविता पहली थी वो 93 के करीब निकली, लेकिन बचपन से ही मुझे कविता पढ़ने का और कहानियां पढ़ने का शौक था।
जिस टाइम से हिंदुस्तान और धर्मयुग आया करते थे। तो जब मैं करीब तकरीबन होंगी 12 साल की, तब तब भी मैं पढ़ती थी 12 या 14 साल में, क्योंकि हम बहनों में छीना झपटी मचने लगती थी कि नहीं जो है धर्मयुग हम लेंगे, हिंदुस्तान हम लेंगे। तो उसमें उपेंद्र नाथ अश्क की एक कहानी निकला करती थी धारावाहिक में, हर हफ्ता आता था ये, और जो उसमें पढ़ने का बड़ा क्रेज रहता था कि नहीं हम पढ़ेंगे। तो उस कहानी ने कुछ संवेदनशील शुरू से थी, तीनों बहनों में सबसे ज्यादा, मतलब बहुत जल्दी हर चीज से जुड़ जाती थी। तो वो कहानी जो है पढ़ने में बाल मन में एक अजीब सा वो जिज्ञासा सी आई, और मैंने कहा ऐसी कहानी तो मैं भी लिख सकती हूँ। और बस कलम पकड़ी और अपना जो वो बचपने में जो लिखते हैं एक कहानी जो है लिख डाली। एक वो भी एक रोमांटिक कहानी थी, और मैंने भी एक ऐसी कुछ कहानी बना के लिख डाली, और उसको पापा जी को बोला, देखो पापा जी ये मैंने कविता लिखी, वो कहानी लिखी है। तो पापा जी ने कहा अरे वाह बहुत अच्छा, मतलब जो इतना मतलब ये चीज था तो मन में आया कि कुछ लिख सकते हैं। फिर धीरे धीरे मतलब जब मैं बीए में आई और मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा, या मैं महादेवी वर्मा के टच में जो मेरे कोर्स में रही उसको पढ़ा, तो मैं महादेवी वर्मा से और जयशंकर प्रसाद जी से, जब मैंने एमए में कामायनी पढ़ी और बीए में संस्कृत में अभिज्ञान शाकुंतलम जब कालिदास का वो पढ़ती थी, तो मतलब मैं अपने बारे में तो ये कह सकती हूँ कि घर वाले सब पागल बोलते थे मुझे। मतलब कि मैं अगर उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं शकुंतला के उसमें इतना मतलब लग जाती थी व्याख्या करने में कि उसको पढ़ ही रही हूँ, लिख रही हूँ। घर वाले कहते थे भाई खाना वाना भी खा लो। तो मतलब ये हाल हो गया था। तो फिर शादी हो गई। शादी के बाद तो आप जानते ही हैं कि घर वर में लग गए, किताबें तो एक साइड में रख गई और बस घर को देखने में लग गए। अचानक कुछ ऐसा कुछ हुआ, 2 बच्चे मेरे बॉर्न हो चुके थे, और कुछ मन में मतलब घर में ही ऐसे झाड़ू लगा रही थी। मतलब बड़ा विचित्र सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मैं झाड़ू लगाते लगाते और मेरे मन से एक लाइन निकल गई कि सोच रहा स्वप्निल आंखों से एक सलोना पंछी, उड़ जाऊं आकाश पटल पर देखूं दृश्य अलौकिक। तो मतलब मैंने सोचा ये मतलब एकदम से ये लाइन कैसे आई, और मैंने बस वो लिया पेन और नोट कर ली। अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ और उसी को बार बार रिपीट कर रही हूँ, उन्हीं 2 लाइनों को, और वो आगे बनती चली गई पूरी कविता। जब पूरी कविता बन गई तो मैंने उसको डायरी में नोट किया, और मैंने मन हुआ कि अरे वाह ये तो मैंने कविता लिख दी। और मैं सबको बताने लगी कि मतलब अपने फादर को भी बताया, ब्रदर को, हस्बैंड को। तो सब लोग थोड़ा सा हंसने लगे, कहने लगे वाह महादेवी वर्मा के बाद तो तुम ही हो, मतलब ऐसे करके उलाहना टाइप का। तो वो थोड़ा सा ये मन में अजीब सा लगा कि यार कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, औरतों को तो कोई अप्रिशिएट करता ही नहीं है। बस मतलब थोड़ा सा वो डायरी में रख गई मतलब कविता। फिर एक बार मेरे फादर इन लॉ जो है वो मेरी भावनाओं को समझते थे। एक बार मेरा लखनऊ जाना हुआ तो उनको बहुत शौक था, और एक लखनऊ में किसी पेपर में कोई कविता निकली होगी, उन्होंने मुझे डाक द्वारा वो कविता भेजी फोटोकॉपी करा के, कि उसमें ये भावनाएं थी कि वो 19वीं सदी आ रही है और बच्चे भुला देंगे अपने पेरेंट्स को, और ये है वो, मतलब ऐसे करके कुछ था। तो उस कविता को मैंने अपने रूप में ढालकर कि मतलब पिता के खत आएंगे और मतलब इस टाइप से, मुझे याद नहीं है, मेरे पास अभी भी रखी हुई है वो। तो वो जो है मैंने उसकी उन्हीं के वर्ड को अपने वर्ड देकर, शब्द देकर उनको डाक द्वारा दोबारा भेज दिया, मतलब फोटोकॉपी करा के मैं। तो वो कहने लगे अरे वाह। तो उन्होंने उसको बाकायदा वो दूसरी फोटोकॉपी करा के और अपने पास सुरक्षित रख लिया। बस फिर अपना चलता रहा। उसके बाद हम लोग इधर नोएडा आ गए। नोएडा जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हुआ था हमला, तो हम लोग नोएडा में ही थे। तो अचानक जब ये हुआ तो मालूम नहीं, मतलब अंदर से ये हुआ कि लोग इतने ज्यादा क्रूर कैसे हो सकते हैं कि कहीं पर हमला कर दे, इतने लोग मर जाएं और ऐसा हो जाए, ये हो जाए। मतलब ये दिमाग इतना ज्यादा अरविंद जी परेशान हो गया कि बस सोचने लगा। उसमें कविता मेरी है, समय करके है ये भी। तो एक कविता दूसरी उस टाइम बनी, आज के इस दौर में लगी हुई है आग,
ना जाने कितनी अबलाओं ने खो दिए गोपाल, मतलब ऐसे करके था। तो ये कविता जो मैंने इसको मतलब दोबारा फिर नोट कर लिया। इसके बाद मैं अकेली थी, हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि वो व्यस्त थे, तो अकेलेपन ने मुझे कविता की तरफ मोड़ दिया बिल्कुल पूरी तरह। जब मैं कविता की तरफ पूरी तरह मुड़ गई तो मुझे ये लगता था खाली समय में मैं अपने शब्दों को असेंबल करने लगी और जो मन में भाव आते थे उनको लिख लेती थी। तो धीरे धीरे मन के भाव जो थे, एक अकेलापन जो है वो शब्दों में घुल गया और मेरा अकेलापन दूर हो गया। मतलब मैं कविताओं के साथ इतना जुड़ गई कि मैं रेगुलर, फिर मैंने सोचा कि मुझे लिखना है। इसी बीच मेरे साथ एक बार हुआ जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया। वो थे मैं इंदौर गई हुई थी एक फंक्शन में, और वहां पर उनके गुरुजी थे, ब्लाइंड थे, वो उनको आंखों से दिखता नहीं था। तो ऐसे ही उसने कहा कि दीदी, मेरी भाभी ने कहा कि दीदी चलिए आपको गुरुजी से मिलवाते हैं। तो हमने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि मुझे अध्यात्म का बहुत शौक है और ये ज्योतिष वगैरह में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल मिलेंगे और अपने बारे में भी पूछेंगे कुछ। तो बस उनके पास गए और उनको दिखता तो था नहीं। तो उसने कहा ये मेरी छोटी ननद है। तो बस बोले अच्छा अच्छा, नाम वाम पूछा और आप क्या करती हैं। तो हमने कहा कि कुछ भी नहीं गुरुजी, बस मैं तो कुछ भी नहीं करती। बोले कुछ तो करती होगी। तो मैंने कहा कि गुरुजी कुछ भी नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा लिखती हूँ। मतलब मैंने उनसे कहा, बोले क्या लिखते हो। तो मैंने कहा कुछ शब्दों को लिखती हूँ, कविताएं वगैरह। अच्छा, फिर मैंने अपना हाथ दिखाया तो उन्होंने उस टाइम बोला कि तुम मुझसे यहाँ से जब वापस जाओ तो फोन पर बात करना। तो मैं वापस आ गई फंक्शन से अपने घर पर, और मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि गुरुजी ने कहा तो है लेकिन मैं उनको फोन कैसे करूं। लेकिन मैंने फोन किया और मैंने फोन करके कहा गुरुजी नमस्कार प्रणाम। तो उन्होंने कहा अच्छा कुसुम बिटिया, तो हाँ बोलो बोलो, मतलब बात करते रहे। फिर बोले अच्छा तुमने एक बार हमको बताया था कि गीत लिखती हो, कविता लिखती हो, सुनाओ जरा। तो हमने अपनी जो फर्स्ट रचना थी, सोच रहा स्वप्ने लाखों से, और ये आजकल के दौर में लगी हुई है आग, ये मैंने दोनों कविताएं उनको पहली पहली रचना ही सुना दी। बोले बहुत अच्छा बेटा। बस उन्होंने ये कहा, और उन्होंने ये कहा, एक शब्द बोला कि इतनी आग कहां पर संभाले हुए हो। तो मैंने, मतलब उनका, अरविंद जी, ये कहना था और मेरी आंखों से आंसू गिरने थे। तो मैंने कहा गुरुजी मतलब, तो कहने लगे नहीं बेटा लिखो, तुम्हारा भविष्य मीडिया में है। अब मैं सोचने लगी मीडिया में, मतलब मेरा तो मीडिया से कुछ लेना ही देना नहीं है। तो कहने लगे नहीं, तुम्हारा भविष्य मीडिया में है और तुम लिखो, और तुम बिल्कुल संकोच नहीं करोगी, चाहे आधी रात को तुम्हें इच्छा हो कि गुरुजी से बात करनी है तो तुम आधी रात को भी मुझे निसंकोच होकर फोन मिला सकती हो। तो उनकी इन बातों ने मुझे कहीं सोचने पर बाध्य किया और लेखन की तरफ पूरी तरह कि नहीं कुसुम तुम कुछ कर सकती हो। मतलब ये वाली चीज जब मेरे अंदर आई तो मैं फिर लिखने लगी और आज तक लिख रही हूँ जैसा लिख रही हूँ। कहानियां भी लिखी हैं आपने ना? हाँ जी, मैं ये कभी 3 किताबें जब मेरी पुस्तक निकली तो उसके बाद जो है मैंने कहानियों की तरफ, प्रकाशक कहने लगे कि काव्य की पुस्तक बिकती नहीं है। अब आप बताइए, मेरा तो काव्य से ही ज्यादा लगाव है, कहानी तो मेरे जीवन में बाद में आई। पहले मेरी कविता आई, या बहुत बालपन में मेरे कहानी आई थी जब बचपने में लिख दी थी, लेकिन उसके बाद तो कविता ही आई, जो अंतर मन से फूटी वो कविता ही फूटी। कहानी तो मैंने उपेंद्र नाथ अश की पढ़कर वो उसी के हिसाब से लिख डाली, जो था वो बचपना था एक। लेकिन कविता जो थी वो कहाँ से आई ये मैं नहीं जानती, अचानक। तो अब मैं ये लिख रही हूँ, कहानी भी मैंने लिखी है, करीब 22 कहानियां मेरे पास लिखी हुई हैं, 14 छपी हैं अभी पहले संग्रह में।
और कविताएं भी अभी मेरे पास बहुत हैं, अगर मैं निकलवाना चाहूँ तो 4 संग्रह और निकलवा सकती हूँ। तो अभी और ज्यादा मतलब थोड़ा परिपक्वता आती जा रही है, तो मैं फेसबुक पर नहीं डालती हूँ। जो मुझे लगता है कि ये मेरी बेस्ट है, मतलब खुद को ही लग जाता है, तो मैं उसको अलग रखती हूँ, उसको शो नहीं करती, ताकि ये अच्छा किताबों में ही डायरेक्ट निकलवाऊंगी। अच्छा, एक बात बताइए कि हाँ जी। आपने कहा कि बचपन में जी। आपने एक कहानी लिखी और वो कुछ प्रेम पर आधारित कहानी थी। हाँ जी। जी जी। कितनी कितनी उम्र रही होगी उस समय आपने जब प्रेम पर कहानी लिखी होगी? जब मैंने प्रेम पर कहानी लिखी थी 14-15 साल की थी मैं। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ किशोरावस्था में थी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत और भावुकता वाली कहानी बहुत होगी वो। बहुत बहुत भावुकता वाली थी। मतलब मेरा तो हाल ये था कि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं कि जब हम लोग सब दूरदर्शन का टाइम था, वो टीवी जब पहले लगते थे एंटीना वाले, तो सारी फैमिली जो है एक साथ पिक्चर देखती थी बैठ के, क्योंकि सैटरडे को शायद फिल्म आती थी और बुधवार को चित्रहार आता था। तो उसमें जो है एक बार खामोशी फिल्म आई, और मैं चूंकि मतलब बहुत ज्यादा भावुक थी, मुझे किसी का दर्द नहीं सहता, मतलब सहन होता था। कोई मेरे सामने रो जाए तो मैं भी रो जाऊं, मतलब ये हाल था। तो जब खामोशी फिल्म मैं देख रही थी और हम लोग बैठे थे, हम 3 भाई बहन आगे बैठे थे, 3 भाई बहन पीछे बैठे थे, हम लोग 6 भाई बहन है, 3 बहनें 3 भाई, मम्मी पापा अपने बैठे थे इधर उधर। तो जब सीन आया वहीदा रहमान का, कोई सा राजेश खन्ना से अलग होने का या मतलब कुछ इस टाइप का, तो मैं एकदम पपक पपक के रो पड़ी। तो पीछे से पापा जी बोले कौन रोया, तो भाई लोग चिढ़ाने लगे कि ये कुसुम रोई है, पापा जी कुसुम रोई है। तो पापा जी ने जब फिल्म खत्म हो गई तो सख्त हिदायत दे दी हमको कि कुसुम आज के बाद फिल्में नहीं देखेंगी। तो अब आप बताइए, मतलब मैं और रोने लगी, पापा जी क्यों नहीं देखेंगे, तो कहने लगे कि नहीं, इतनी भावुकता ठीक नहीं, कि बस उन्होंने ये कहा। तो शुरू से ही मुझे मतलब थोड़ा सा संवेदनशील बहुत थी, थोड़ी टॉकेटिव थी, मतलब मेरे बिना लोगों का, मतलब एक सर्कल में मेरी जो चंचलता थी वो लोगों को भाती थी, भावुकता भी भाती होगी। तो मतलब कुछ इस टाइप का मेरा मेरा नेचर ही कुछ अलग था अरविंद जी। मैं पागल हूँ थोड़ी। आ, आपने बताया कि आप 6 भाई बहन है, मतलब 3 भाई और 3 बहनें, है ना? जी तो जी जी। जरा मुझे थोड़ा याद करके बताइए कि आप भावुक तो थी ही, बचपन में जी भाई बहनों से लड़ाई करती थी कि कोने में बैठ कर रोने लगती थी? ज्यादातर तो मैं रोती ही थी, मैं सही बताऊं आपको, क्योंकि मतलब मुझे जो है मेरा रोना बहुत अजीब अजीब चीजों पे होता था। जैसे कि आ, दीपावली पे हम लोग पूजन कर रहे हैं और सारा परिवार बैठ के कर रहा है, और फादर को भाई लोग तो पैर छूते थे पूजा से उठ के, और हम लोग लड़कियां जब उठते थे तो पापा जी नमस्ते, मम्मी नमस्ते जरूर करते थे। मतलब ये हम लोग को सिखाया गया था कि पूजा से जब भी उठो तो अपने पेरेंट्स को मतलब ऐसे बोलना है। तो जब पापा जी हाथ रख देते थे सिर पर, तो मतलब ये था कि मेरे तो आंसू गिरते थे। मतलब मुझे दोनों बहनों का नहीं मालूम, लेकिन मैं तो पापा जी का हाथ सिर पे रखना होता था और मेरी आंखों से आंसू गिरते थे। तो पापा जी कहते थे क्यों रोई। तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कितना मतलब प्यार मिल गया, कितना स्नेह, एक जो हाथ रखा सिर पर, वो जो है आज मेरे पिता और माता दोनों नहीं है इस दुनिया में। मैं अभी 2 साल हुए हैं उनको एक्सपायर हुए, और मम्मी तो बहुत पहले हो गई थी, आज से करीब 15 साल पहले। तो बहुत से कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं कि जिनको मैं मतलब भूल नहीं पाती हूँ। कि अगर पापा ने पूछ लिया, कभी कभी ऐसा भी हुआ अरविंद जी कि मैंने शायद अपने संस्मरण में भी लिखा था कि मैं बहुत छोटी थी, तो सर्वेंट वगैरह बहुत 5 7 10 12 सर्वेंट रहते थे, फादर ऐसी पोस्ट पर थे। तो अगर सर्वेंट लोग बोलते थे कि बिटिया, जैसे थोड़े बड़े हो गए थे, हमें याद है हम बीए में पढ़ते थे उस टाइम, एटा की बात है, तो बोला कि बिटिया हमारी तनख्वाह रुक गई है 3 महीने की, साहब से कह के जो है तनख्वाह दिलवा दीजिएगा, वो लगा दे पूरी।
तो मतलब मुझे आज भी याद है कि हमारा बीए का रिजल्ट निकला तो हमारे फादर बोलते थे बताओ तो तुम क्या चाहिए, तो मैं कहती थी पापा जी कुछ नहीं। तो उस दिन मैंने क्या मांगा था, उस दिन मैंने मांगा था कि पापा जी वो है ना रामलाल नाम था, मैंने क्या नाम था उसका, कि उसकी 3 महीने की तनख्वाह दिलवा दीजिए। तो पापा जी ने मुझे देखा और बोले कि तुमसे किसने कहा कि 3 महीने की तनख्वाह उसको नहीं मिली है। तो मैंने कहा कि वो बोल रहा था, मम्मी बैठी थी, मम्मी के सामने बोल रहा था बिटिया साहब को बोलना। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। तो अगले दिन ही जो है पापा जी ने फिर उसकी जो है फाइल आइल दिखवाई और उसकी 3 महीने की तनख्वाह जो है पूरी करवाई। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें होती थी, वो बड़ी टिपिकल सी चीजें मांगा करती थी पापा जी से। अच्छा ये बात बताइए कि शादी आपकी हो गई, ठीक है, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो जी। अभी भी आप मतलब रोने वाली महिला हैं कि आप लड़ती हैं? मैं देखिए भावुक तो आज भी हूँ, लेकिन शायद मैं बहुत ही आपको असली चीज बताऊं कि जब से मैं लेखन क्षेत्र में आई हूँ और मैंने जो फेसबुक पर जब मैं आई, फेसबुक से पहले छोड़िए, फेसबुक से पहले तो एक कुसुम जो है बड़ी बुद्धू और बहुत सीधी किस्म की एक महिला थी। और जब मैंने फेसबुक पर आकर मैंने देखा दुनिया कैसी है। जब मैं फेसबुक से जुड़ी पहले तो बहुत ही मतलब समझ ही नहीं पाती थी किसको क्या लिखूं, कमेंट्स में जो दिल में करता था सच्चाई लिख देती थी और उस सच्चाई का मुझे खामियाजा भुगतना पड़ता था, ऊट पटांग डांट लोगों की खाकर कि कुछ ना भाई सच तो बोलना। फेसबुक आपको भी मालूम है फेसबुक पे कितनी चापलूसी चलती है, कितनी जी हुजूरी चलती है, ये मैं आज पूरी तरह समझ चुकी हूँ, मतलब अच्छी तरह। और मैंने फेसबुक पर ही आकर दुनिया देखी कि दुनिया है क्या, क्योंकि हस्बैंड के साथ तो किसी से मिलने गए हैं, घूमने गए हैं या आउट ऑफ स्टेशन चले गए, लेकिन जो दुनिया का देखना था, क्योंकि हस्बैंड चूंकि इस डिपार्टमेंट में है कि हम लोगों को कभी भी हम लोग उस डिपार्टमेंट वालों के साथ अपनी फैमिली को उन्होंने नहीं रखा। हम लोग को जब गवर्नमेंट के मकान मिलते थे तो इन्होंने हमेशा हमको अलग रेंट पर ही रखा। इन्होंने कहा नहीं हम ऐसे लोगों के बीच में नहीं रखेंगे। एक्चुअली ये पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो इनको ये था कि मेरी फैमिली पुलिस से अलग रहेगी। तो मैंने वो चीज नहीं देखी थी कि क्या तेजी होती है क्या होता है, लेकिन फेसबुक ने मुझे एक थोड़ा सा बोल्ड और मतलब स्पष्ट बोलने वाला, जवाब देने वाला ये बना दिया। नहीं ठीक है, और तो अब आप बोल्ड हो गई हैं और है ना? बोल्ड क्या कहेंगे, मतलब हाँ ये है कि अगर मुझसे कोई ये पूछे कि आप मतलब डिसीजन में, तो मतलब मैं बहुत स्पष्टवादी, मतलब अब मैं लाग लपेट वाला वो नहीं दूंगी। मतलब मैं अब उस पर आ गई हूँ, उस स्थान पर आ चुकी हूँ कि जब मैं बिल्कुल स्पष्ट अपनी बात को रख सकूं। पहले दूसरे की बात मान लेती थी, हाँ में हाँ मिला देती थी, चाहे मेरे दिल को भा रही है या नहीं भा रही है, लेकिन आज के वक्त में मैं वो हूँ जो मुझे कहना है, जो मुझे करना है वो ही करना है। वेरी गुड। मतलब ये बिल्कुल सच है। ये बदलाव मेरे अंदर बहुत मतलब गहरे तक आ चुका है। गुड। मतलब बहुत बदलाव आया ये मेरे अंदर इस चीज में। आपसे बातचीत जब हो रही थी तो आपने कहा कि पहले तो मैं एक चीज याद दिला दूं कि आपने कमेंट किया था, तो मेरे उस पर तो आपने कहा कि मैं सोच रही थी कि मैं आपसे कहूं। बिल्कुल। तो मैं आपका मैंने प्रोग्राम मैंने कहा कि जब आप सोच कहाँ रही थी तो सुनी। आपको बोलना चाहिए, तो दिल में जो आए उसे बोल देना चाहिए। और फेसबुक ऐसी चीज है अरविंद जी, यहाँ पर अगर लिख दो तो लोग बाग मालूम नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। अरे ये तो आपको भी मालूम होगा। नहीं, मैं भी जानता हूँ तो इन सारी चीजों को। हाँ, तो बस आ, इसीलिए मैंने
मैं जब आपको हाँ देखती थी तो मैं मन में सोचती थी, मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, मैं मन में सोचती थी मालूम नहीं अरविंद जी ने इतनी दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है, और मैं बस सोच के रह जाती थी। तो मैंने कहा हो सकता है कोरोना की वजह से आजकल लोग बाग नाई के पास जा नहीं रहे हैं कि भाई पार्लर में, उसमें कटिंग सैलून में, कि जो है कहते हैं बालों को कटवाने के लिए, इसीलिए बढ़ा रखी होगी। लेकिन जब आपने कटा ली तो मैंने ये लिख भी दिया कि अब ठीक है। अच्छा, आप बातचीत में एक बार मुझसे कह रही थी कि अ, आप जो है वो आपकी कविताएं डिफरेंट डिफरेंट मूड की होती हैं। जी जी अ, जी कुछ कुछ तो एकदम यथार्थ वाली होती हैं, और कुछ जो है वो प्रेम की कविताएं होती हैं। जी 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 तो जी जी। ये जैसे मैं अगर जानना चाहूँ, और हमारे लोग भी, दोस्त भी जानना चाहेंगे कि ये प्रेम की कविताएं आपके मन में कब आती हैं और कब मतलब निकलती हैं आपके मन से? कविता जो है हमेशा मूड पे बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि जब आप बहुत खुश होते हैं और आप थोड़े से मतलब कहते हैं चहलबाजी वाले मूड में होते हैं, शरारती मूड में होते हैं, तो आपके मूड से अगर कभी ये मूड आ गया कि मतलब शायराना ढंग जो होता है कि बड़ा उस रोमांटिक मूड में हो रहे हैं, तो कविता भी रोमांटिक ही निकलेगी, वो सैड निकल ही नहीं सकती। और मैंने ये महसूस किया है कि कविता जब दर्द भरी निकलेगी तो आपका मूड जो है कहीं अकेलापन, या आपकी किसी से लड़ाई होके चुकी होगी, मतलब खास तौर से अपने हस्बैंड से ही या बच्चों से कुछ अनबन या कुछ कहा सुनी होगी, तो ऐसा लगता है कि मतलब जैसे दुनिया में मतलब सारी दुनिया ही वो हो गई है, मतलब थोड़ा सैडनेस की उसमें आ जाती है कि यार ये क्या जो है। तो उससे जो अजीब सा एक दुख जो उपजता है, तो उसमें अगर बैठे हैं देख रहे हैं यार पहल ये कर दे बोलने की, और हम अपने ईगो में हम पहल कर नहीं रहे हैं, तो मतलब वो चीज जो जब लंबी खिंच जाती है दो लोगों में, तो एक खालीपन जो होता है उसे भरने के लिए शब्द आ जाते हैं। तो जब शब्द आते हैं तो वो हमेशा जो है सैड ही आएंगे, वियोग या दर्द को लेकर आएंगे, उसमें कहीं भी रोमांस नाम की चीज ही नहीं होगी। मतलब जब भी निकली तो दर्द की ही निकली, ऐसे मूड में। जैसे समाज ये का घर, जब जब मैंने, हाँ ठीक, ठीक है, बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ हाँ, और जब समाज का मैंने देखा कि जब भी मैं देखती हूँ समाज में कोई भी चीज, टीवी पर मैंने देखा कि कत्लेआम हो रहा है, कि इधर रेप हो रहा है, उधर आग लगी है, बाढ़ आई है, मतलब सब चीज तहस नहस हो रही है। तो जब सब चीज तहस नहस होती है तो मालूम नहीं मुझे कुछ अजीब सा होता है, और इस बात को लेके मतलब मेरे घर में मैं हस्बैंड को कम से कम 36 बार बोल चुकी होंगी कि सुनो ऐसा क्यों होता है, ये क्यों हो रहा है। तो ये बोले ये दुनिया है भाई, दुनिया में जब इंसान होगा सब चीज होगी। तो मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि मतलब मैं बहुत बार ये सोचती हूँ कि मैं आज एक घर में एक सुविधा के साथ बैठी हुई हूँ। मैं ऐसे लोगों से बहुत बार कहती हूँ कि मुझे ना ऐसे लोगों से मिलना है जो चौराहे पर बिल्कुल एकदम फटे कपड़ों में हैं और भीख मांग रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि तुम कुछ सोचते हो, मतलब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो मुझे घर में डांट पड़ती है कि बोले कि वो हालात के मारे हुए हैं, उनके पास सोचने के लिए कुछ है ही नहीं, वो क्या सोचेंगे। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, उसके भी कुछ ख्वाब होंगे, वो भी कुछ सोचता होगा। तो मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें मुझे बहुत परेशान कर देती हैं। और फैक्ट ये है अरविंद जी कि अगर मैं, मतलब मैं खुद ये पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि अगर मैं कभी किसी ऐसे माहौल में मैंने जाकर देखना चाहा जहां सब चीज गरीबी का एक भीषण तांडव हो रहा हो, तो वहां मैं तो पागल हो जाऊंगी। मतलब ये मैं बिल्कुल पूरे उसके साथ कह सकती हूँ कि वहां मैं पागल हो जाऊंगी। मतलब क्योंकि मैं, मेरे अंदर जब मैं ये देखती हूँ कि कोई कूड़े में से, मैं कार में जाती हूँ तो मेरा ध्यान हमेशा सड़क पे रहता है, तो मैं सड़क के बारे में सोचती हूँ। बच्चे बड़े परेशान है इस चीज से, सड़क के बारे में सोचती हूँ
इसकी पृथ्वी पर कितना बोझा है ना, कितनी सारी गाड़ियां हैं। मैंने कहा कैसे ढोती है ये इतना बोझा। तो मेरी बेटी हमेशा कहती है मम्मी आप हर सफर में ये वाला डायलॉग बोलती हो। मैंने कहा बेटा ये डायलॉग नहीं है, ये मेरे अंदर की व्यथा है कि मैं ये सोचती हूँ कि ये इतना बोझा कैसे ढोती है। मतलब कुछ अजीब अजीब सी वो होती हैं। मतलब जब मैं सोच लेती हूँ जैसे कूड़ा बीनते हुए किसी को देख रही हूँ या कूड़े के पास बैठ के कोई खा रहा है, तो मेरा अंदर से मतलब जो एक चीत्कार होती है, मतलब वो अजीब सी मतलब कंडीशन मेरी हो जाती है और मैं सोचने लगती हूँ उस चीज को कि आखिरकार इतनी गरीबी इसको इसकी किस्मत में ये कैसे था, वो ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये कहते हैं दुनिया है, दुनिया में अभी तुमने देखा नहीं है। तो मतलब ऐसी चीजें जब जो है मतलब देखती हूँ तो मेरा अंतर मन जो है कुछ व्याकुल सा होने लगता है। मतलब मैं खुद नहीं समझ पाती कि वो क्या होता है, कौन सा पल होता है, या ये पल मुझे कहाँ लेकर जाएगा, मैं नहीं जानती। तो ये जो गरीबी है, ये भूख है, ये लोगों की परेशानी है, इस पर आपने कभी लिखा है कुछ कविताएं और कहानियां वगैरह कुछ भी? हाँ, मैंने लिखी है। मतलब जो मेरे मन में भाव आते हैं तो मैंने लिखी है। अगर बताऊं तो मतलब बताऊं आपको, कविता बताऊं? हाँ, मतलब अभी बात करेंगे, मतलब लिखा है आपने ये? हाँ, मैंने इस पर लिखा है। मतलब मैंने दुनिया से आह्वान किया है कि ऐसे लोगों पर आओ और देखो। मतलब मेरा साक्षात ये कहना है, आओ देखो। मतलब आंखों का आंसू बन गया, मतलब नमक ऐसे करके, अभी मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ के आपको बताऊंगी। तो मतलब आंखों के आंसू जो है नमक के रूप में बह रहे हैं या क्या है, आंखों में कीचड़ पल रहा है, या मतलब इस टाइप से मैंने जो एक वर्णन किया है उसका, वो वर्णन कोई ऐसा नहीं है। मैं तो घर में बैठी हूँ, मैंने सिर्फ टीवी में देखा है, दुर्दशा देखी है टीवी में, या रोड पर गाड़ी में जाते हुए मैंने किसी से मेरा केवल देखना है, ना उससे बात हुई है, ना मैंने उसको छुआ है, ना मैंने उसको कुछ किया है। मतलब केवल मैंने आंखों से देखा है। आंखों से देखने पर ही अंदर से जो शब्द मचलने लगते हैं, तो वो फिर उतर जाते हैं, एक कविता का मतलब रूप ले लेते हैं। आप व्यंग भी लिखती हैं ना? हाँ, व्यंग में भी मेरे को किसी ने बोला था कि आप व्यंग लिखें। एक्चुअली यहाँ फेसबुक पर ही एक आसिम अनमोल हैं, व्यंगकार हैं, वो व्यंग उनके छपते रहते हैं अमर उजाला और दैनिक जागरण में। तो वो जो है, हाँ, उन्होंने कहा कि कुसुम जी आप व्यंग लिख सकती हैं। मैंने कहा अरे मैंने तो आज तक नहीं लिखा व्यंग। बोले आप लिखेंगी, बस उन्होंने इतना कहा। मैंने कहा आसिम जी मैं कैसे लिखूंगी? बोले आप लिख लेंगी। बोले कोई भी टॉपिक लीजिए। तो मैंने जो है डेंगू जिस टाइम चल रहा था तो मैंने एक मच्छरों पे व्यंग लिख दिया था और वो बड़ा अच्छा गया था, वो काफी लोगों ने पसंद किया। फिर मैं जब भी, अच्छा, व्यंग शैली एक ऐसी है कि उसको हम एकदम से नहीं लिख सकते, ये मेरा मानना है। क्योंकि व्यंग आना अपने आप में बड़ा दुरूह कार्य है। क्योंकि हम तो नॉर्मल हैं, हम कोई हमारी न शैली है व्यंग्यात्मक, हम किसी पर व्यंग नहीं कसते हैं, आदत में ही नहीं है। तो जब हम लिखने बैठेंगे किसी चीज को, तो हमें वो चीज उसका माहौल क्रिएट करना पड़ेगा माइंड में कि अगर ऐसा है तो हमें ये चीज बोलनी है, मतलब ये शब्द इस टाइप से बोलना है। तो पहले वो चीज मैं करती हूँ, उसके बाद फिर मैं कलम चलाती हूँ कि अच्छा ये ऐसे है, तो फिर उसी भाषा में, अगर मुझे नॉर्मल भाषा में लिखना है तो नॉर्मल भाषा में लिखती हूँ, और देहाती भाषा में लिखना है तो देहाती भाषा में लिख देती हूँ कि मतलब तो वो व्यंग को लिखती हूँ। ऐसे हो जाता है मेरा व्यंग। और ज्यादा तो नहीं लिखा है, अभी मांगा भी था किसी ने, संकलन निकल रहा है उसमें। अब मैंने व्यंग भेजा तो है, मालूम नहीं वो आएगा या नहीं आएगा, ये तो उनकी पसंद के ऊपर है। तो उसमें 2,500 वर्ड का उन्होंने मांगा था, तो लिख के भेजा। अब देखिए क्या होता है, अगर उसमें निकल जाता है तो मैं अपने को समझूंगी हाँ व्यंगकार बन गई। ये जो संस्मरण लिख रही हैं, ये आप अपनी जिंदगी के संस्मरण लिख रही हैं कि कुछ और चीजों के संस्मरण लिख रही हैं? नहीं, अपने जीवन, जो मेरा, मुझे कोई इंसिडेंट याद आ जाता है
कि मतलब मेरा बचपन ऐसे बीता या मतलब ऐसे हुआ या मैं किसी से मेरी ऐसे मुलाकात हुई, क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने नवाब छतारी के ऊपर डाला जो लिखा है कि वो नवाब छतारी जो थे, जब मैंने उनके बारे में पढ़ा मैंने कहा अरे ये तो अंग्रेजों के टाइम के मुख्यमंत्री रह चुके थे, कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। अंग्रेजों ने उस टाइम में जो है कहते हैं 1888 में इनका जन्म हुआ और 1814 में 47 में आजाद, पता हाँ उस टाइम पे जो है इन्होंने जो है अंग्रेजों ने इनको मुख्यमंत्री बनाया वहां का, जब ये हमारा यूपी स्टेट नाम नहीं था, उसको यूनाइटेड क्या बोलते थे, यूनाइटेड स्टेट करके बोलते हैं। प्रोविंसेंस, हाँ यूनाइटेड। तो उस टाइम ये नाम नहीं दिया गया था, उस टाइम में वो मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री बने थे। तो मुझे एकदम से मेरे घर में जो मुझे याद आया, अरे ये तो पामदान जो है उनका दिया हुआ है, तो बस एकदम से कलम चल गई कि आज तो मैं नवाब छतारी पर ही लिखूंगी। तो बस वो नवाब छतारी पे लिख दिया कि भाई ये पामदान मुझे शादी में उनके परिवार की तरफ से ही मिला हुआ था। तो उनके पापा जी से टर्म्स थे, क्योंकि पापा जी अलीगढ़ में बहुत रहे थे अपने पोस्टिंग के दौरान, और छतारी जो है वो अलीगढ़ के ही उसमें आता था रेंज में। तो एएमयू में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पापा पढ़े, तो ये वाइस चांसलर थे नवाब छतारी जी, तब से पापा जी की जान पहचान, मतलब मुलाकात ही, जान पहचान क्या सिर्फ जान पहचान जैसे मिल गए कहीं पार्टीज वगैरह में या क्या, तो फिर वो बस एक लिख दिया ऐसे ही संस्मरण उनके ऊपर। मैंने हाल फिलहाल अभी लिखा है कुछ दिन पहले। लघु कहानियां भी लिखती हैं आप? हाँ जी, लघु कथा। लघु कथा, हाँ वही जी हाँ, लघु कहानियां। असल में ये भी एक, जब मैं देखती हूँ कि फेसबुक पर लघु कथा, लघु कहानियां और कहानियां, ये तीन चीजों में मैं थोड़ा सा, मेरा जो सोच है जैसे कि हर चीज कोई भी लेखन शर्तों पर नहीं होता। मेरा मानना है कि लेखन शर्तों पर नहीं होता है कि आपने कहा कि मुझे कहानी चाहिए 2000 वर्ड की चाहिए, अब हम लिखने बैठ रहे हैं तो अब हम ये सोच रहे हैं कि मुझे 2000 वर्ड ही लिखने हैं, तो उसका जो एक आत्मा होती है कहानी की, वो तो शायद मरी जाएगी, क्योंकि जो हम लिखना चाह रहे हैं वो लिख ही नहीं पाएंगे। तो शॉर्ट कहानी अपनी विस्तार और वो खुद ही तय करती है, हम नहीं तय करते। स्वाभाविक रूप से अपना विस्तार लेती है। हाँ, स्वाभाविक रूप से विस्तार लेती है, क्योंकि कोई कहानी कितने भी वर्ड की होती है। मैंने अभी एक प्रेम पर कहानी लिखी थी, काफी लंबी, मैंने डाली हुई है किस्तों में अपनी ही वॉल पर, काफी टाइम हो गया, तो वो मेरी 6500 वर्ड की, 7000 वर्ड की हो गई थी। तो वो अपने आप चलती है, कहानी अपने को लिखवाती है, हम नहीं लिखते। कहानी तो अपने को लिखवाती है, मेरा मानना ये है। अब बुद्धिजीवी वर्ग क्या कहता है ये मैं नहीं जानती, मैं तो साधारण सी लेखिका हूँ। आजकल एक और चला है, लघु प्रेम कहानी, लप्रेक जिसको बोलते हैं। लोग कहते हैं कि लोगों के पास समय नहीं है तो जरा लघु प्रेम कहानियां पढ़ेंगे लोग जी। लेकिन वही बात आती है कि जब प्रेम पर कहानी लिखने बैठो तो अब ऐसा तो है नहीं कि आधे पेज में प्रेम की कहानी खत्म हो जाएगी। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। अच्छा, अब हम लोग जरा एक गंभीर विषय पे बात करते हैं, जैसे कि आप लिख रही हैं और आप जो है वो साहित्य की दुनिया से, आपकी बातचीत से मुझे लग रहा है कि साहित्य की दुनिया में पूरी तरह से अभी अंदर घुसी नहीं है, लेकिन बाहर से सारी चीजों को देख रही हैं। फेसबुक हो या साहित्यिक माहौल हो, प्रकाशन का मामला हो या पत्रिकाओं में छपने का मामला हो या रिकॉग्निशन का मामला हो, आपको क्या लगता है कि साहित्य की दुनिया जो है वो
आपकी निगाह में किस तरह की है? देखिए, इस साहित्य में हर तरह के लोग मेरे से टकराए। मैं सिर्फ अपना अनुभव बताऊंगी क्योंकि जो मैंने देखा है। मैं बुक फेयर में जब मेरी पहली बुक लॉन्च हुई थी, अस्तित्व जो है एपीएन से, 2017 में पहली बुक निकली थी। तो पहली बार मैं बुक फेयर में गई थी और वहां पर मैं पहली बार ही मिली थी लोगों से, क्योंकि मुझे कुछ भी अनुभव नहीं था पुस्तक मेले का और साहित्यकारों के बीच में, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई साहित्यकार है नहीं, हम ही पैदा हुए हैं सिर्फ। सच में है अरविंद जी, केवल फादर मेरे लिखते थे। मेरे फादर ने 1-2 किताबें लिखी हैं, लेकिन मुश्किल से वो 15-20 पेजेस की। वो जो अपना आध्यात्म से जुड़े रहते थे, तो वो अपना अरविंदो आश्रम वहां से, तो उस पर लिखी थी। तो हो सकता है उनसे मुझे ये गुण मिला हो। उन्होंने किताबें नहीं निकलवाई, लेकिन मैं आगे बढ़ गई। तो जब मैं बुक फेयर में मैंने जाके देखा और मैं नई नई थी बिल्कुल ही, तो मेरे लिए तो सब कुछ एक अजूबी दुनिया थी और एक एक्साइटमेंट था। लिख तो मैं बहुत टाइम से रही थी, भावनाएं थी, शब्द थे, सब कुछ था, लेकिन छप पहली बार रही थी 2017 में। तो वहां पर जो है विमोचन हुआ मेरी बुक का। विमोचन अच्छे से हुआ। जो मतलब एक राइटर हैं वंदना गुप्ता, उनकी भी किताब का होना था विमोचन। तो मुझे तो कुछ अनुभव नहीं था, तो ये हुआ कि मैं भी वहां पहुंच गई। एपीएन ने, निर्भय जी ने कहा कि नहीं, कुछ उनकी ऐसा है कि जो राइटर, जो यहाँ पर वरिष्ठ साहित्यकार आए हुए हैं, उन्हीं से मैं आपकी बुक का विमोचन करा दूंगा। मैंने कहा कि ठीक है, मतलब मैंने कहा करा दीजिए। तो बस मेरी बुक का विमोचन हो गया, सब अच्छा रहा, सबसे इंट्रोडक्शन हुआ, मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा लगा। अब हम जो है जो है प्रतिदिन जो है बुक फेयर में जाने लगे, नए नए चेहरों से, नए नए लोगों से मिलने लगे, बातचीत होने लगी। फिर मेरी मतलब पहला ये 1 साल निकल गया। अब दूसरी साल जो है क्या छपने का, क्योंकि रचनाएं तो मेरे पास 5 सालों से लिखी रखी थी, तो पूरी डायरी रखी हुई है, 400-500 रचनाएं। तो लोगों ने कहा कि नहीं आप निकलवाइए। तो हमने कहा ठीक है निकलवा देते हैं। तो डॉक्टर नीरज शर्मा हैं, उनसे बात की। वनिका प्रकाशन से जब ये सब मेरी 2 किताबें निकली, तो वहां फिर मैं दूसरे साल जो है साहित्यकारों से टकराई और वही बात हुई कि जो मतलब जो पहली किताबों का विमोचन कर रहे थे, उन्हीं से मैंने अपनी किताबों का विमोचन करा लिया। नीरव जी थे, जयशंकर वाजपेयी जी थे, शंकर वाजपेयी जी जो हैं, मतलब काफी लोग थे। और तीसरी में भी यही हुआ, चौथी में भी यही हुआ। लेकिन पहली किताब का जब मेरा विमोचन हुआ, तो वहां पर मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव से। ये इतिहासवेत्ता हैं, सिनेमा पर समीक्षा, फिल्मों की कहानियां जो होती हैं उन पर समीक्षा लिखते हैं। और मैं तो किसी को भी नहीं जानती थी। तो ऐसे ही बस हम लोग जो है चल रहे थे, चलते चलते उन्होंने एकदम से सवाल मेरे से पूछा कि तुमने इस लेखन के क्षेत्र में मतलब कांटों का ताज, उनका शब्द था कि तुमने ये कांटों का ताज पहनना कैसे मंजूर किया। लेखन क्षेत्र कांटों का ताज है। तो अब मैं थोड़ा हैरत में थी, लेकिन बोलने तो लगी थी। तो मैंने कहा कि सर, जीवन में अगर जो है कांटों की चुभन ना हो, तो शायद जीवन भी बेकार है। क्योंकि चुभन के बाद ही हमको एक अलग खुशी की जो महसूस, जब खुशी होती है उसको जब हम महसूस करते हैं, तो वो शायद ज्यादा होती है। तो मैंने उनको ये बोला कि जीवन में जब कांटों की चुभन ही ना हो, तो फिर वो जीवन क्या। तो वो उन्होंने मेरा चेहरा देखा और कुछ बोले नहीं, क्योंकि हम तो अजनबी थे, जानते ही नहीं थे आपस में। उन्होंने मेरे से सवाल कर दिया, मैंने उसी ढंग से जवाब दे दिया। और आगे कोई थिएटर में कुछ होना था, वहां पर चले गए, वहां कोई प्रोग्राम देखा। फिर ऐसे दूसरे दिन, तीसरे दिन साहित्यकारों से और लेखकों से
मुलाकात होती गई। लेकिन जो कि अरविंद जी देखिए, अब कोई बच्ची तो हूं नहीं मैं कि मैंने 22 साल या 25 साल की हूं और मैं कुछ अभी नया लिखना शुरू किया है। आंखें बहुत कुछ देख भी लेती हैं और समझ भी लेती हैं। तो इस दुनिया में मैंने देखा कि चाहे वो उम्र से छोटी लेखिकाएं हैं, उनको वरिष्ठता का, एक उम्र का, एक जब लेखक उम्र दराज होता है, एक लेखक उम्र दराज है, वो छप बहुत दिन बाद रहा है लेकिन अनुभव उसके पास बहुत पहले के हैं। ये उन लोगों की नजर में जो है वैल्यू नहीं रखता लगता है, क्योंकि जो नई लेखिकाएं हैं और वो किसी भी कारण थोड़ा सा फेम की तरफ बढ़ गई हैं, तो उनके अंदर कुछ मैंने ये चीज देखी कि वो अपने को कुछ, मतलब हम कुछ हैं, ये चीज हम कुछ हैं, हम कुछ हैं की भावना इंसान को दूसरे की नजर में शायद नीचा कर देती है। क्योंकि मैं कहती हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो लिख रही हूँ, जो नई लेखिकाएं लिख रही है बहुत अच्छा लिख रही है, बहुत अच्छा लिख रही है। मैं समीक्षा नहीं लिखती, लोग आप मुझसे, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, मैं ये शो नहीं करती मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने वो किताब पढ़ी, मैंने ये किताब पढ़ी, आज मैं ये किताब पढ़ रही हूँ या आज मैं वो किताब पढ़ रही हूँ। नो, ये मेरा नेचर नहीं है। मैं चुपचाप पढ़ती हूँ, चुपचाप मेरी कवर्ड में रख जाती है किताब। मैं लिखती इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं समीक्षक नहीं हूं। समीक्षक होना मेरी नजर में बहुत पैना काम है, क्योंकि जो है आजकल हर लेखिका समीक्षक बनकर खड़ी हो गई है। हर लेखिका जिसको देखिए आप, वो जो है दूसरे की किताब पे समीक्षा लिखने लगेंगी, दूसरे की किताब पे, चाहे वो एक किताब निकली हो उनकी, लेकिन वो जो है समीक्षा लिखने लगेंगी। तो ये जो चीज है ये शायद मेरे नेचर में नहीं है और मैं इसको ठीक भी साहित्य के उसमें नहीं मानती, क्योंकि समीक्षक, समालोचना, आलोचक, आलोचना करना, आलोचक अलग होते हैं, समीक्षक अलग होते हैं। समीक्षा हमेशा समालोचना के रूप में होनी चाहिए। आप अगर किसी की आलोचना रूप में समीक्षा करेंगे तो मुझे लगता है कि उसका मॉरल थोड़ा डाउन होगा, मनोबल जो है उसका डाउन होगा, वो शायद लिखना भी छोड़ दे। बहुत सी ऐसी होंगी वो लिखना भी छोड़ देंगी। जब कलम किसी ने उठाई है और साहित्य के क्षेत्र में आप आए हैं, तो आपको बहुत सहज और सौम्य होना पड़ेगा। सहज सौम्यता आपकी व्यक्तित्व से झलकती है कि आप सहज और सौम्य तब होंगे जब आप साहित्य के अंदर की गहराई को पहचानेंगे। लिखता हर कोई है, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि वो नेचर में भी ऐसा होगा। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह सकती हूँ कि आजकल जितने लोग, अगर वो नारी पर लिख रहे हैं, क्या वो नारी की उतनी इज्जत करते हैं घर में जिन शब्दों को वो ढाल रहे हैं अपनी कविताओं में? क्या जो है आप सब्जेक्ट से मैं हट गई शायद, मतलब दोहरी जिंदगी जीते हैं। हाँ, दोहरी जिंदगी, मतलब कि आज आप कुछ हैं लेकिन आप दिखा कुछ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने अनुभव हो गया है कि लोग बाग ज्यादातर ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ना चाहेंगे, अपना पढ़वाना चाहेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ जिसको पढ़ना हो पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेगा, आपके कहने से कोई नहीं पढ़ेगा। आज मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताने वाली हूँ अरविंद जी। इसमें लोग बाग का ज्यादातर कहना ये है कि लोग बाग अपनी किताबें फ्री में दे देते हैं। किताबें फ्री में क्यों दे देते हो भाई? मैं कहती हूं अगर पाठक मुझसे किताब मांगेगा
तो मैं उससे ये तो कहूंगी नहीं मेरे बैंक बैलेंस में पैसे डाल। मैंने किताब भेज दी, अब आगे उसकी मर्जी है। मैंने अपनी किताबें लोग बागों के चाहने पर, लोग बागों ने मेरी किताबों को अरविंद जी मांगा और मैंने उन्हें अपनी किताबें भेजी प्रेम पूर्वक, क्योंकि मुझे ये चाहत नहीं थी कि मतलब मुझे कोई पूछे। मुझे ये चाहत थी कि मैंने क्या लिखा है वो लोगों तक पहुंचे और लोग मेरे भावों को पढ़ें कि मैं क्या लिख रही हूँ। कुछ लोगों ने शुरू में बड़ा मुझे भी डाउन किया। लोगों ने कहा कि आपकी तो रचनाएं ऐसे निकलती हैं जैसे लालू के बच्चे। अब आप ये देखिए कितनी गलत बात है। आप इतनी जल्दी जल्दी वो लगती है। किसी ने पंकज उनसे जोड़ दिया, ये जो अपने नोएडा में ही है, अरे पंकज है ना किसी नेता के बेटे, पंकज सिंह के, हाँ पंकज सिंह जी के, उनसे जोड़ दिया। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर लोग एप्रिशिएट नहीं करते। यहाँ पर लोग आपकी टांग खींचकर नीचे गिराने में तो बहुत बड़ा खुश होंगे, लेकिन आपको बढ़ावा आपको 100 में से कोई 2 जने देगा जो आपका अपना और आपको समझता होगा। आपको समझना बात अलग है, आपके लेखन को समझना बात अलग है। हम कहते हैं हमें मत समझो, हम कौन है, हमें क्या है, हम कोई नहीं है, हम सिर्फ लेखक हैं। आप हमारा लिखा पढ़िए। हम बहुत अच्छा नहीं लिखते, लेकिन वो लिखते हैं, हम बनाकर नहीं लिखते कि हम टेबल पर आज हमको ये कविता लिखनी है। नो, हमारे दिल में जो एकदम शब्द उभरेगा उसको हम ढंग से करेंगे और वही जो है लिख देंगे, क्योंकि वो अंदर की भावनाएं हैं। कविता झड़ती है, कहानी लिखी जाती है, उसका प्लॉट तैयार किया जाता है। कविता का कोई प्लॉट नहीं तैयार किया जाता। कविता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आपके हृदय से फूटती है। जब आपकी संवेदनाएं जो है आहत होती हैं या आप बहुत प्रसन्न मूड में होते हैं या उसमें, तो कविता हमेशा झड़ती है। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही और आपने सच्ची बात कही। मतलब आपने जो महसूस किया वो कही। नहीं, ये बात तो है कि साहित्य में एक साम्राज्य, तो बात तो है ही है, साम्राज्य लोगों ने खड़ा, गुट बन गए हैं जी। मतलब ऐसा हो गया है कि महिलाओं ने अलग गुट बना लिए हैं कि हम तुम्हें ही प्रमोट करेंगे, और हम कहते हैं तुम हमें प्रमोट नहीं कर रही हो तो यानी कि हमें बहुत अप्रिशिएट कर रही हो। हम तो उसको भी सकारात्मक उसमें लेते हैं। हम कहते हैं भैया हमारे पे तुम एक भी मत आओ, ना लाइक करो ना कमेंट करो, हम बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं तुम पढ़ तो रही हो लेकिन तुम आना नहीं चाहती हो। हमारी बात तुम तक पहुंच तो गई ना, हम बस इतना ही चाहते हैं। तो मतलब ये चीज जो है साहित्य में आजकल, अरविंद जी जो है साहित्य गड्ढे में जा रहा है। साहित्य, आपने बोला था कि मैं उस पर बात करूंगा, परिदृश्य पर, आज के उस पर, तो मैं उसमें ही ये सोच रही थी कि जो आदिकाल में, मैं इस पर आपको बताती हूँ कि आदिकाल में जो साहित्य लिखा जाता था उसमें जो है वीर गाथाएं हुआ करती थी राजाओं की, और मतलब उस टाइम पे जो है मतलब एक अलग वो था कि राजा लोगों को प्रसन्न करने के लिए वीर गाथा ज्यादा थी, श्रृंगार का तो मुश्किल से बहुत थोड़ा वो था। अब हम मध्यकाल और रीतिकाल में जब आ जाते हैं तो इधर जो है आपके मध्यकाल में आ गए कबीर और ये सब तो भक्ति का भी आ गया और सब इसका जो है, तो उस टाइम दोहे बने, दोहे, छंद, चौपाइयां, उनका एक अच्छा मतलब वो होता था लिखने का फॉर्मेशन जो थी कि कितनी ये सब मैं तो करती नहीं हूँ, खैर मेरी तो छंद रचनाएं हैं, और उसमें जो है एक अलग ही रस था जो कबीरदास जी ने जो है मतलब लिख दिया, व्यवहारिक बातें हमको बताई। वो आज क्या, आगामी समय में कभी कोई दूसरा कबीर पैदा नहीं होगा। उन्होंने हमको जितनी व्यवहारिक बातें बताई हैं, मेरे जीवन में कबीर मेरे हीरो हैं। मतलब आपको मैं कहना चाहूंगी, और आज के समय के कलाम मेरे हीरो हैं।
मतलब मैं खुद इस चीज को मानती हूँ, क्योंकि कबीर की मेरे पास इतनी सीढ़ियां हैं कि हमारे यहाँ सुबह से कबीर ही लग जाते हैं। तो मतलब कबीर को मैं बहुत मतलब मानती हूँ कि उन्होंने समाज का जो सच्चा आईना दिखाया है। लोग उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन लोग सीखना नहीं चाहते। उसमें श्रृंगार था, श्रृंगार फिर आया आपका रतिकाल, उसमें जो है रीतिकाल, उसमें जो है श्रृंगार का जो है काफी वर्णन रहा। वीर वीर रस वीर कविताओं का थोड़ा सा कम रहा, वीर रस जो है वो कम रहा। फिर आधुनिक काल में आ जाते हैं, तो आधुनिक काल तो अपने पढ़ाई के दौर का ही है, तो उसमें तो सबको हम लोगों ने पढ़ ही लिया, चाहे वो जयशंकर प्रसाद हो, मैथिली हो, महादेवी वर्मा हो, सुभद्रा कुमारी चौहान, या और भी आपके सूर्यकांत त्रिपाठी जी, निराला जी। तो मतलब ये सब फिर आप थोड़ा सा और अपने मॉडर्न अपनी नई की तरफ बढ़ते हैं, अमृता प्रीतम थी, गुलजार थे। तो मतलब ये सब जो है आजकल साहित्य का रूप जैसा, क्योंकि साहित्य का रूप मुझे लगता है समाज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। हमारा समाज जैसा होगा, हमारी रचना भी वैसी ही होगी। क्योंकि पहले समाज, अगर हम इसको ऐसे देखें कि समाज, और समाज के बाद साहित्य, और साहित्य के बाद संस्कृति, और संस्कृति के बाद फिर समाज आ जाता है। कि अगर समाज जो है आपका जो है पतन की ओर है, तो आपका साहित्य में भी वो भारी भरकम चीज और वो चीज नहीं आएगी। आपका समाज, क्योंकि और अगर वो पतन की तो पतन, जब साहित्य हमारा पतन की ओर जाएगा तो हमारी संस्कृति भी पतन की ओर जाएगी। तो हमको जो है जब लेखन में साहित्य हित के लिए, जो साहित्य हित के लिए लिखा जाए वही साहित्य है, मेरा मानना है। आज हम लिख देते हैं, मैं अपना जरूर कह सकती हूँ कि मैंने जो भी रचना लिखी उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं लिखी जो मतलब कविता को नकार दे। उसमें आपके साहित्य का मतलब, उसमें समाज का जो वक्त का वो है, वो जरूर होगा उसके अंदर, चाहे वो प्रेम की ही क्यों ना कविता हो। मतलब मैं ये ठोस उसके साथ कह सकती हूँ। लोग इसको नकार दें कि मैं बड़े बोल रही हूँ या मैं गुणगान गा रही हूँ अपने, नो, मैं तो बहुत सिंपल और साधारण एक लिखती हूँ बस। लेकिन जो लिखती हूँ वो जो है समाज के लिए होगा। मैं आपको अपना एक किस्सा बताती हूँ। जो मेरी पहली किताब निकली थी अस्तित्व, तो दूसरी किताब निकली थी अंतस्य अस्तित्व, तो मेरी चित्रा मुद्गल दीदी से मुलाकात हुई दूसरे साल, जब मेरी 2 किताबें निकली, अंतस्य और कुछ कहना है। जब मैं चित्रा मुद्गल दीदी से, मैंने नाम सुना हुआ था और मैं उनसे इतनी इंस्पायर थी उनकी सादगी से कि मतलब मुझे ये लगता था कि मुझे कहीं मिल जाए तो मैं बस धन्य हो जाऊं। तो वो मुझे मेले में मिल गई, सामयिक प्रकाशन पे मिली मुझे, और मैंने जो है उनको बस दौड़ के मैं मतलब गई उनके पास, और मैं उनके पास गई और जाके मैंने उनको दीदी नमस्ते, और उनको किताबें अपनी दी, और उन्होंने इतनी प्रेम से मेरी किताबें ली अरविंद जी, और मैंने उनके साथ फोटो खिंचाया। तो मतलब मैं अपना घर आ गई बड़ी खुश। सुबह मॉर्निंग में करीब 10 बजे मुझे चित्रा दीदी का फोन आता है, चित्रा मुद्गल दीदी का, कि कुसुम, तो मैंने कहा कि हाँ आप कौन? तो कहते हैं कि मैं चित्रा मुद्गल। और मैं तो ये समझ लीजिए मेरी टांगें कांपने लगी, फोन मेरा मतलब कांपने लगा, इतना एक्साइटमेंट कि मतलब इतनी बड़ी लेखिका ने मेरे पास फोन किया, और उन्होंने कहा कुसुम मैंने तुम्हारी माँ रचना पढ़ी। बोले कि मैं अंदर तक भीग गई, और उसको जो है तुम आगे अपना ये लेखन छोड़ना मत कभी। अरविंद जी, उनका ये कहना था, और मेरे मतलब आंसू,
वो कहने लगी नहीं बच्चे रोते नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा, मैंने कहा दीदी मतलब मन भर गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं बच्चे रोते नहीं हैं तो तुम्हें लेखन अपना छोड़ना नहीं है। और मेरी बात आज तक उनसे होती है, मतलब आज तक मेरे दिल में जो आता है मैं उनको बोलती हूँ और वो मुझे मतलब बहुत अच्छे ढंग से मतलब वो कहती हैं। मैंने बहुत उनको कहा कि मतलब मैंने एक दिन तो ये भी कह दिया कि दीदी क्या मैं आपकी मतलब बेटी की जगह ले सकती हूँ? तो उन्होंने इसके जवाब में ये भी कहा कि जो भी लेखिकाएँ लिख रही हैं, सभी मेरी बेटियाँ हैं। जो मतलब उनका बड़प्पन मतलब उन्होंने उनका इतना ही कहना आप देखिए, कि जो लेखिकाएँ लिख रही हैं वो सभी मेरी बेटियाँ हैं, मतलब मेरी बेटी की जगह है। तो उनका एक जो सहज और ये था, इतना आत्मीय था ना कि क्योंकि साहित्य हमको सहज बनाता है, ना कि उद्दंड कि भाई जो है हम बातें तो बहुत सारी हो गई और अगर 2 छोटी-छोटी कविताएँ सुना दें तो छोटी-छोटी कविताएँ मैं अभी हाल-फिलहाल की सुनाऊँ या बुक की सुनाऊँ? नहीं, जो भी आपको आप हाल-फिलहाल की सुना दीजिए, कोई बात नहीं है। हाल-फिलहाल की सुनाऊँ? जो मैंने हाँ, हाँ। हाल-फिलहाल लिखी है? हुँ, अचानक से मेरे मन में कोई बात आती है तो मतलब मैं जब विचलित हो जाती हूँ, तो मेरे मन में कैसे भाव आने लगते हैं। मतलब मैं अंदर से अजीब-सा मेरे को कुछ होने लगता है, तो मतलब मेरे को कोई पुकारता मुझे। ये मेरी रचना है कोई पुकारता मुझे। कोई पुकारता मुझे, कैसी ये आवाज़ है। क्यों पुकारता मुझे, कैसा शोर आज है। क्यों पुकारती धरा, क्यों पुकारता गगन। क्यों पुकारते हैं वृक्ष, क्यों पुकारता चमन। क्यों पुकारते हैं विहग, क्यों निहारते हैं ध्रुव। क्या धरा मलिन हुई या गगन धधक उठा। क्यों वृक्ष से बह उठी अश्रुओं की धार है। वाह! क्यों धारदार अस्त्र से कुठार पर घात है। कोई पुकारता मुझे, कैसी ये आवाज है। ये चमन में कैसा शोर है। क्या मृतक कोई वहां खड़ा। संवेदना क्यों मर रही, क्यों एक जगह ठहर गई। हर आंख आज नम है क्यों, हर गली गली गलन है क्यों। हर हाथ में कटार क्यों, खून की फुहार क्यों। ये कैसी चीत्कार है। नम्रता कहाँ गई, विनम्रता कहाँ गई। कोई पुकारता मुझे, कैसी ये आवाज है। क्यों वेदना में सुर बहे, क्यों आसमान गरज उठा। क्यों आग सी सुलग उठी, सुलग रही। क्यों हर गली सुबक रही। क्यों बात शूल बन कसक रही। ये कैसा शोर आज फिर, क्या धर्म का मजाक फिर। ये कैसा आर्तनाद है, क्या वेदना धधक उठी। क्यों खड़ी खड़ी दहल रही। जा रहा इंसान क्यों फिर गर्त के प्रदेश में। क्यों नहीं है दीप्ति सत्य की वो रोशनी। क्या आत्मा है बिक गई, या असत्य का साम्राज्य है। सत्य डरा नहीं किसी से, फिर कैसी हाहाकार है। फिर कैसा वक्त आज है, क्या रंगमंच पर सवाल है। फिर पीर आंख की गल रही, यहाँ दर्द का बुवार है। संवेदना क्यों मर रही, बस चीत्कार ही चीत्कार है। कोई पुकारता मुझे, कैसी ये आवाज है। वाह वाह! एक और पढ़ दीजिए और फिर हम लोग बातचीत को समाप्त करेंगे। एक आपको प्रेम की रचना, लेटेस्ट प्रेम की रचना सुना दूं?
हाँ सुना दीजिए, इस उम्र में तो प्रेम की जरूरत बहुत पड़ती है। मैंने लिखा है, प्रेम में हारना जरूरी है। ये रचना का शीर्षक है। सच में प्रेम भी जंग से कुछ कम नहीं। ये तो अच्छी बात है कि हार के बाद भी जीत है, वरना प्रेम में जो डर गया समझो जिंदगी से मर गया। जब प्रेम जीवन है और हार मृत्यु है, तो प्रेम में मुर्दा दिल का क्या काम है? जो जीता वही तो सिकंदर है। तुमने बार बार कहा मैंने प्यार किया है, पर शायद नहीं तौला था तुमने प्रेम इंसाफ की तरह टूटा। कितनी बार तुम धूल का फूल बनकर आ खड़े हुए थे सरकार के सामने, पर कश्मीर की कली को तो दबंग और सिंघम पसंद थे। वो प्रेम में चाहती थी जीत, उसे चाहिए था शाहजहां, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत को चाहती थी जिंदा रखना। प्रेम के उन दीवानों की खातिर जो नहीं जानते थे शाहजहां के प्रेम को या प्रेम की परिभाषा। सुनो, मोहब्बत में आत्मघाती निशानों के लिए शायद कोई जगह नहीं। निशानों के नीचे दबे एहसास ही मोहब्बत की याद दिलाते हैं। अधखुले अधरों पर वो पहले चुंबन का नीला निशान मेरी नजरों में लावारिस है, पर उसकी टीस आज भी बैठी है अधरों के बीच, ठीक उसी जगह। वहीं पास में ही बैठी है एक गजल भी, उदास गमगीन। वो हार जाना चाहती थी अपनी मोहब्बत की सबसे यादगार सरगम। वो अच्छी तरह जानती थी जो मिलकर मिल जाएं वो मोहब्बत जिंदा नहीं रहती, जो मिलकर भी ना मिल सके उन्हें जमाना याद रखता है। सुनो, प्रेम को त्याग का नाम यूं ही नहीं दिया किसी ने। उसको जिंदा रखने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। इसीलिए हर प्रेमी को एक बार प्रेम में हारना ही पड़ता है, प्रेम को जिंदा रखने के लिए। वाह वाह, अच्छी कविताएं हैं आपकी और बढ़िया है। मैं तो समय की सीमा में बंधा हूं, नहीं तो और भी सुनता आपसे और सारी बातें होती आपसे। लेकिन चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हमारे दोस्तों को भी, हमारे जो यहाँ बैठे हैं लोग, उन लोगों को भी काफी अच्छा लगा होगा। मुझे तो कमेंट्स नजर ही नहीं आ रहे कोई। वो आपको मिल जाएंगे, जब अभी आप देखिएगा ना तो वहां पर आप मिल जाएंगे, है ना जी। मैं सभी श्रोताओं को जो यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनको तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और उनका अभिवादन कर रही हूँ कि बस कैसा लगा आपको, और मैं जैसी हूँ बस ऐसी ही हूँ, जैसी बिल्कुल आपके सामने बैठी हूँ। चलिए कुसुम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने इतना समय दिया। नमस्कार।